हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस के भौतिक विज्ञान के पार्ट 2 के क्वेश्चनों को देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, जिसका ये भाग 2 है आपका। इसका भाग 1 पहले भी अपलोड किया जा चुका है, जिसको मैं किया हूं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप पार्ट 1 को, भाग 1 को देख सकते हैं। आज हम भाग 2 देखेंगे, मतलब दूसरा भाग देखेंगे सामान्य विज्ञान का, जो कि आपके व्यापम में जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जैसे अभिमंडल निरीक्षक की होने वाली है, ठीक। उसके बाद आपके सीजी पटवारी, जितने भी व्यापम की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिनमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, सभी के दृष्टिकोण से वीडियो महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, अनुपयोगी होगा, उपयोगी होगा, ठीक। तो चलिए 40 प्रश्नों को हम आज देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है। जी हाँ, संधारित्र जिसको बोला जाता है कैपेसिटर, तो उसका मुख्य कार्य क्या है। तो संधारित आवेशों का वितरण करना, आवेशों का संचरण करना, एवं भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संधारित्र जो होता है उसका मुख्य काम होता है आपका आवेशों का संचरण करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संधारित्र का मुख्य कार्य होता है आवेशों का संचरण करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, आवेशों का संचरण करना। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपका, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। जो परमाणु बम है, ठीक ना, एटॉमिक एटम जिसको बोला जाता है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जी हाँ, परमाणु बम जो होता है वो छोटे छोटे नाभिक विखंडित होकर टूटते जाते हैं, ठीक, छोटे छोटे नाभिकों में बढ़ते जाते हैं। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा, उगता एवं डूबता सूर्य होगा यहाँ, उगता एवं डूबता सूर्य लाल रंग दिखाई देता है, क्यों। ठीक, यदि आपने देखा होगा कि सुबह टाइम जब सूर्य उगता है और शाम टाइम जब सूर्य डूबता है तो लाल दिखाई क्यों देता है। तो उसका कारण क्या है, देखिए। पहला है आपका, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या फिर उगते एवं डूबते सूरज का ताप अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है आपका, उगते समय एवं डूबते समय सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब है आपका, सीधी भाषा में बोलें तो फैलाव। क्या होता है प्रकीर्णन मतलब, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, मतलब फैल जाना, ठीक। तो लाल रंग सबसे कम फैलता है, जिसके कारण सूर्य हमारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर पर है, ठीक। तो दूरी तक जो जो कलर कम फैलता है, ठीक, जो रंग कम फैलता है वो ज्यादा दूरी तक गमन करता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन मतलब फैलाव सबसे कम होता है, जिसके वजह से वो बहुत दूरी तक गति करता है अन्य रंगों की अपेक्षा। जो 7 रंगों से सूर्य का प्रकाश बना होता है, उन 7 रंगों में से सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। जी हाँ, तरंग दैर्ध्य या फिर फोकस दूरी जिसको बोला जाता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य एवं फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलता कम है लेकिन लंबे दूरी तक जाता है, इसलिए सूर्य जब उगता है एवं डूबता है तो लाल रंग का दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण उगता एवं डूबता सूरज लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। जी हाँ, समतल दर्पण जिससे आप अपना चेहरा देखते हैं और समतल दर्पण ही है, ठीक। तो समतल दर्पण किसको बोलते हैं, जिसका एक भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, और दूसरे भाग से कुछ भी चीज आप देखते हो। तो समतल दर्पण, जब दो समतल दर्पण हो गए उसको एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर, मतलब आपकी ए एक समतल दर्पण हो गया, उसके बाद आपका ए सीधा एक समतल दर्पण होगा, तब इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश, ठीक। तो दो समतल दर्पण को 90 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच एक गेंद रख देते हैं, यहाँ पास आप एक गेंद रख दीजिए, तो इनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है 360 अंश बट्टा थीटा -1। ये आपका सूत्र होता है 360 अंश बट्टा थीटा -1। तो यहाँ थीटा बराबर कितना है, 90 अंश, कितना है, 90 अंश। तो यहाँ आपको लिखना है 90 अंश। 90 अंश लिखेंगे तो देखिए 0 0 कैंसिल, 9 एक कम 9, 9 चौको 36, यहाँ 4 आ गया आपका। आप 4 -1 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 में 1 घटाओगे 3 आएगा। तो जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 3 प्रतिबिंब। तो इसका जो सूत्र होता है, इस सूत्र को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ आपको बोलेगा 90 अंश पर रखा हुआ है, 30 अंश पर रखा हुआ है, 60 अंश पर रखा हुआ है, तो आप
यहाँ जो यहाँ थीटा है, यहाँ आप मान रख दीजिए। देखिए ये जो सूत्र है आपका, इसमें थीटा के जगह आप जो भी यहाँ जो भी कोण पे रखा जाए समतल दर्पण को, उसको मान को रख दीजिए। उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा उतने प्रतिबिंब यहाँ बनेंगे। प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र है 360 अंश बट्टा थीटा -1। तो यहाँ थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे तो 3 आएगा, तो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मतलब दो समतल दर्पण को 90 अंश के कोण पर रखेंगे तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, मतलब कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर, जैसे आप अपना चेहरा देख रहे हैं आईना में, ठीक ना, तो आप 5 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 5 मीटर की चाल से आप आ रहे हैं दर्पण की ओर। ठीक, तो आपका जो प्रतिबिंब दिखेगा दर्पण में, आईना में जो प्रतिबिंब दिखेगा वो किस चाल से वापस आएगा, तो वो उसके दुगने चाल से वापस आता है। जैसे देखिए यहाँ 5 मीटर है तो 5 गुणा 2 कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 10। तो मतलब ये जो प्रतिबिंब है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। यहीं यदि आपका रहे 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मतलब आ रहे हैं हम, तो वो आपका प्रतिबिंब किस चाल से आएगा, तो 6 गुणा 2 कर दीजिएगा तो कितना आएगा आपका 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, मतलब आप जिस भी चाल से, देखिए कोई मनुष्य जिस चाल से दर्पण की ओर जाता है उसके दुगने चाल से उसका प्रतिबिंब दर्पण से नजदीक आता है। ठीक, तो आपका 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मनुष्य आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब आएगा 5 गुणा 2 मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रतिबिंब वापस आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। जी हाँ, विद्युत बल्ब जो होता है आपका, उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। ठीक, जब भी आप ऊंचे स्थान पर चढ़ेंगे तो आगे की ओर झुक जाते हैं, तो क्यों। पहला आपका है थकान के कारण, दूसरा गति बढ़ाने के कारण, तीसरा स्थायित्व बढ़ाने के कारण, चौथा उपरोक्त सभी के लिए। तो क्यों आप जब ऊपर चढ़ते हैं तो आगे की ओर झुकते हैं, क्योंकि आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। मतलब आप पीछे की ओर गिरने से बचने के लिए जब आप आगे ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ठीक, तो आप पीछे की ओर न गिर जाएं, इसके वजह से हम ऊपर की ओर झुक जाते हैं। तो वहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, मतलब हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे स्थिर रहने के लिए, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ऊपर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, इकाई मतलब आपका मात्रक। ठीक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। किसका है, दूरी का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। पहला है भारी जल, दूसरा CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा ग्रेफाइट, पांचवा ए व सी दोनों। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का भी उपयोग किया जाता है, CFC का भी उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए व नहीं सॉरी, यहाँ आपका भारी जल व ग्रेफाइट इन दोनों का यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो ए व सी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो भारी जल का भी उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का भी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ए व सी दोनों। ठीक, मतलब भारी जल व ग्रेफाइट दोनों का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। 10वां प्रश्न है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक मतलब कंट्रोलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका बोरान छड़ का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में, जिसको बोला जाता है कंट्रोलर। ठीक, कंट्रोलर के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में बोरान छड़ का यूज किया जाता है, बोरान रोड का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बोरान छड़ का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। जो सूर्य एवं तारों से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसका मतलब प्राप्त ऊर्जा का स्रोत है, ठीक ना,
ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है, तो उसका है आपका नाभिकीय संलयन। मतलब सूर्य एवं तारों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस कारण होती है प्राप्त? आपको नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य एवं तारों से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण से मतलब सूर्य एवं तारों से ऊर्जा प्राप्त होती है, वहाँ मतलब नाभिकीय संलयन होता है, जिससे लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय संलयन और विखंडन में आपका क्या अंतर होता है? देखिए, नाभिकीय संलयन में आपका छोटे छोटे परमाणु जाकर आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे बड़े परमाणु बनते हैं, लेकिन नाभिकीय विखंडन में वही बड़े परमाणु आपस में टूट जाते हैं तो छोटे छोटे परमाणु बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य बना हुआ है मुख्यतः, मतलब सूर्य किससे बना हुआ है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा कार्बन, चौथा है वो भी दोनों। तो सूर्य जो आपका बना हुआ है, वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य हाइड्रोजन से भी बना हुआ है, हीलियम से भी, मतलब हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण से सूर्य बना हुआ है। तो ए व बी दोनों आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम दोनों से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? तो नाभिकीय रिएक्टर बनाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक हैं फर्मी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले फर्मी नामक वैज्ञानिक ने बनाया। जी हाँ, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले फर्मी नामक वैज्ञानिक ने बनाया। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो उसका है आपका हाइग्रोमीटर। यहाँ देखिए, जो यहाँ आपका प्रिंट मिस्टेक है, फर्स्ट में भी हाइड्रोमीटर लिखा हुआ है, सेकंड में भी हाइड्रोमीटर, तो आपका यहाँ हाइड्रोमीटर ना हो कि आपका होगा हाइग्रोमीटर। ठीक, हाइग्रोमीटर। ठीक, तो आपका होगा हाइग्रोमीटर। तो यहाँ प्रिंट मिस्टेक है आपका। ठीक, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बी नंबर आपका या फिर ए नंबर, जहाँ भी आपका लिखा रहेगा, हाइग्रोमीटर इसका सही आंसर है आपका। वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर यंत्र के द्वारा। ठीक, हाइग्रोमीटर यंत्र के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। ठीक, तो वायुमंडल की आर्द्रता को नापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। ठीक, मतलब विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा मतलब करंट, करंट को किससे नापते हैं? अमीटर से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अमीटर से करंट को नापते हैं। क्या करते हैं? अमीटर से करंट को नापते हैं। ठीक, करंट को नापा जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। और वोल्टमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज को नापने के लिए। ठीक, वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। और विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का। और एम्पियर क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। क्या है? एम्पियर आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक, एम्पियर आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफर करता है। ठीक, ट्रांसफार्मर मतलब हो गया आपका ट्रांसफर करना। ठीक, मतलब उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में, मतलब अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में, तो ये ट्रांसफार्मर करता है। तो विद्युत धारा को मापता है आपका अमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण कौन है? तो अपकेंद्रीय बल सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्या होता है। तो अपकेंद्रीय बल होता है आपका, जैसे आपका कोई गोला पदार्थ है। ठीक, तो सेंटर होते हैं, कोई भी गोले के अंदर आपका सेंटर एक होता है, मतलब केंद्र होता है, वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है। ठीक, तो उस केंद्र से जो बाहर की ओर बल लगता है, ठीक, इस केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। क्या बोला जाता है? अपकेंद्रीय बल। और यहीं यदि जो बल बाहर से अंदर की ओर लगता है, ठीक, बाहर से अंदर की ओर लगता है, उसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या बोला जाता है? अभिकेंद्रीय बल। तो आपका जो है यहाँ अपकेंद्रीय बल का उदाहरण पूछा है। पहला है आपका दूध से मक्खन निकालना। ठीक, कपड़ा सुखाने की मशीन का कार्य, मौत के कुएं के खेल में मोटरसाइकिल सवार का घूमना। तो ये तीनों जो आपका उदाहरण है, तीनों उदाहरण आपके हैं अपकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय बल का तीनों उदाहरण हैं, तो आपका उपरोक्त सभी चौथा नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब तीनों उदाहरण जो आपके हैं वो अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। तो उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दूध से मक्खन निकालना भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, कपड़ा सुखाने की मशीन का कार्य भी है, मौत के कुएं के खेल में मोटरसाइकिल सवार का घूमना भी इसी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। ठीक, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या होता है? तो देखिए,
पलायन वेग वह वेग होता है जिसको हम पृथ्वी की सतह से मतलब किसी भी वस्तु को, ठीक ना, इतने कितने वेग से फेंक दें कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर चला जाए, तो वह जो वेग होता है वह पलायन वेग आपका होता है। ठीक, तो पृथ्वी का की सतह का पलायन वेग कितना है, तो है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड मतलब बट्टे में सेकेंड, तो आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब पृथ्वी के किसी भी वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से खड़े होकर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से फेंक देते हैं तो वह वस्तु वापस पृथ्वी में नहीं गिरेगा। ये मतलब होता है पलायन वेग का। ठीक, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर चला जाएगा। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है पृथ्वी के तल का पलायन वेग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, क्या बोल रहा है, चंद्रमा पर गैसों के पलायन वेग का मान कम हो, इसलिए वह वायुमंडल में वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता, अतः वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक, मतलब चंद्रमा पर गैसों का पलायन वेग का मान कम है अतः वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। दूसरा है आपका चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 है। तीसरा है आपका कृत्रिम उपग्रहों का द्रव्यमान कम होने के कारण उसमें भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये तीनों कथन आपके सही है। चंद्रमा पर गैसों का पलायन वेग का मान कम है, ये भी आपका कथन सही है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 है, ये भी आपका कथन सही है। तीसरा बात करें तो कृत्रिम उपग्रहों का द्रव्यमान कम होने के कारण उनमें भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो तीनों कथन हैं आपके वो सारे कथन आपके सही है। तो चौथा आंसर इसमें कौन हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी मतलब तीनों कथन आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। पानी की बूंद जो होती है वो गोल क्यों होती है, किसके कारण होती है, तो होता है आपका पृष्ठ तनाव। जी हाँ, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती है। ठीक, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती है। अगला प्रश्न है हमारा, अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि क्या है, दिया है आपका ऑप्शन बल, विस्थापन, ताप, द्रव्यमान। तो अदिश राशि वह राशि होती है जिसका दिशा नहीं होता। ठीक, अदिश राशि वह राशि होती है जो दिशाहीन होती है। दिशाहीन मतलब उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तो उसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए आपका ट्रिक लिखा हुआ है, उस आर्द्रता को चाबी दो। क्या लिखा हुआ है, उस आर्द्रता को चाबी दो। ये ट्रिक है आपका। ये जो इसमें ऊ का मतलब है आपका, ऊ का मतलब है ऊर्जा। ठीक, ऊ का मतलब है आपका ऊर्जा, और स का मतलब है आपका समय। स का मतलब समय, आ का मतलब है आपका इसमें आयतन, और फिर द्र का मतलब है आपका द्रव्यमान, फिर आपका ता का मतलब है ताप, और को का मतलब है कार्य। ठीक, चा का मतलब है आपका चाल, फिर ब का मतलब है आपको बी का मतलब है विद्युत धारा, और दा का मतलब है आपका दाब। तो इतने सारे जो अभी मैं बोला वो सारे राशियां आपका अदिश राशि है। शेष जो आपके राशि बचते हैं सारे राशि आपके सदिश राशि हैं। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मात्र इस सूत्र को आप याद रख लीजिए, इस ट्रिक को, उस आर्द्रता को चाबी दो। मतलब ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाल, विद्युत धारा व दाब, ये जो आपके हैं 3 2 5 5 3 8 1 9 9 राशियां आपकी अदिश राशियां हैं। बाकी शेष जो राशियां बचती हैं वो सारी सदिश राशियां हैं। ठीक, तो आपका अदिश राशि में से कौन हो जाएगा, इसमें कौन आ रहा है आपका ताप। ता आया है आपका ताप, तो ताप आपका अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, क्योंकि इसमें न तो बल आया है इस ट्रिक में, न तो स्थापन, न तो द्रव्यमान। ठीक, तो आपका ताप हो जाएगा सही आंसर। अदिश राशि है आपका ताप। साथ ही आपका यहाँ द्रव्यमान भी दे दिया है, इसके लिए आपको यहाँ गलत मिस्टेक दे दिया है। ठीक ना, या तो द्रव्यमान या ताप, दो में से एक रहेगा आपका, तब आपका अदिश राशि हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, तो ताप या फिर द्रव्यमान दोनों आपकी अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सदिश राशि है। ठीक, सदिश राशि कौन है, तो अदिश राशियों का अभी मैंने ट्रिक बताया। ये ट्रिक, इस ट्रिक के अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सारी आपकी सदिश राशियां हैं। तो देखिए आपका संवेग इसमें आता है, संवेग नहीं आता है इसमें। ताप आता है, जी हाँ, ता मतलब ताप आता है। ऊर्जा आता है, फर्स्ट में ऊ मतलब ऊर्जा आता है। का कार्य आता है, जी हाँ, को मतलब कार्य आता है। तो आपका संवेग हो गया सदिश राशि।
सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनकी दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो संवेग आपका सदिश राशि है, बाकी ये तीनों अदिश राशि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर होता है? मतलब एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, मतलब 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, ये होता है आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर। अब आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चन में, प्रश्न में, ठीक। तो एक प्रकाश वर्ष होता है आपका 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, इतना होता है आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर। इसको आपको किलोमीटर में चेंज करने के लिए बोल दे तो 10⁻15 में 3 घटा दीजिए तो 10⁻12 हो जाएगा आपका किलोमीटर में, और सेंटीमीटर में 2 आपको जोड़ना पड़ेगा, मतलब 10⁻17 हो जाएगा। यदि आपके पास किलोमीटर में पूछे तो 10⁻12 होगा, सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻17 होगा, ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दुगना कर देने पर, किसी वस्तु का वेग दुगना कर देने पर उसका संवेग क्या होगा, ठीक। तो संवेग p बराबर होता है आपका mv, क्या होता है आपको सूत्र पता ही होगा, संवेग p बराबर mv होता है। तो जब हम v को दुगना कर देंगे, मतलब v गुणा 2 कर देंगे, तो ये भी आपका 2 गुना हो जाएगा यहाँ। जब यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु का संवेग जब हम दुगना करेंगे तो मतलब वेग जब दुगना करेंगे तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। तो किसी वस्तु का वेग दुगना कर देने पर उसका संवेग दुगुना हो जाएगा। जी हाँ, उसका समय कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अगला है हमारा, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक। तो गतिज ऊर्जा का आपका सूत्र होता है k = k से दर्शाते हैं गतिज ऊर्जा को 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 1/2 mv²। तो जब हम वेग को दुगना कर देंगे, ठीक, वेग को दुगना कर देंगे, ठीक, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, गतिज वेग को दुगना कर देंगे, 2 है तो इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 2⁻2 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक। मतलब जब हम वेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा आपका 4 गुना हो जाएगा, ठीक। और वेग को तिगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ स्क्वायर है आपका v का, तो गतिज ऊर्जा आपका उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी वस्तु का वेग दुगना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ठीक। तो किसी भी वस्तु का आपका वेग दुगना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ठीक, 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जड़त्व का गुण किन वस्तुओं पर लागू होता है या किन वस्तुओं पर होता है, ठीक। तो जड़त्व का गुण सभी वस्तुओं पर लागू होता है समान रूप से, ठीक। तो सभी वस्तुओं पर आपका इसका आंसर हो जाएगा, सभी वस्तुओं पर जड़त्व का गुण सभी वस्तुओं पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी से आप ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। तो पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर घटता जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का ताप होता है, मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का ताप आपका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। यदि आप डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पैमाना में बोलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है? मतलब किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका आंसर है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है और आपका घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? ठीक, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किस पदार्थ की होती है? तो आपकी जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ठीक, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है, मतलब सबसे कम ताप क्या है, ठीक ना, न्यूनतम कितने ताप तक संभव हो सकते हैं? तो न्यूनतम संभव ताप है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। देखिए, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन उसी को बोला जाता है। आप केल्विन पैमाना में बोलेंगे तो 0 डिग्री केल्विन, ठीक, जिसको आपको 0 डिग्री के ऐसे दर्शाया जाता है, 0 डिग्री केल्विन, या फिर आपका -273 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस को सी से दर्शाते हैं। तो आपका न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है,
खाना पकाने का बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा एवं चालकता होनी चाहिए। जो खाना जिस बर्तन से पकाते हैं उसकी आपकी विशिष्ट ऊष्मा और चालकता होनी चाहिए। ठीक, मतलब कौन कम होना चाहिए, कौन ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका निम्न विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए, उच्च चालकता होना चाहिए। जिस बर्तन से आप खाना पकाते हैं उस बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा कम होनी चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा कम होनी चाहिए और चालकता अधिक होना चाहिए। तो खाना पकाने वाले बर्तन की निम्न विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए और उच्च चालकता होना चाहिए, मतलब चालकता अधिक होना चाहिए। अगला है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। ठोस जो होते हैं, ठोस मतलब जिसकी अणु पास पास होते हैं। ठीक, तो ठोसों में ऊर्जा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो आपका सही आंसर है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊर्जा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। ठोसों में ऊर्जा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्धि मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब किसी भी पदार्थ में जब अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। क्या होता है, किसी भी पदार्थ में जब आप अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। ठीक, गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों। आपने देखा भी होगा दैनिक जीवन में, आपके उपयोगी चीज़ है। कभी भी आप उबलते पानी में जब आपका हाथ जलेगा और भाप में जलेगा तो भाप वाला ज़्यादा आपको असर करेगा। ठीक, तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों। इसका कारण क्या है, क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है आपकी जल से अधिक होती है। मतलब भाप के अंदर जो ऊष्मा है अधिक मात्रा में भरे रहते हैं। ठीक, तो भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है जल से अधिक होती है, जिसके कारण आपका उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। तो भाप की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण के द्वारा। जी हाँ, विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपका, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब यदि गैस का आयतन स्थिर रखा जाए, ठीक, स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ जाता है। क्या होता है, गैस के आयतन को स्थिर रखकर यदि ताप को बढ़ाया जाए तो गैस का दाब बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ जाता है यदि आयतन को स्थिर रखा जाए। अगला प्रश्न है, झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। ठीक, कोई भी लड़की झूला झूल रही है, उसके बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है, आवर्तकाल अपरिवर्तित होता है। आवर्तकाल को टी से दर्शाते हैं, इसका सूत्र होता है आपका 2 पाई अंडर रूट L/V। एल है आपके धागे की लंबाई, जिससे आपका रस्सी से जो बंधा रहेगा उसकी लंबाई, और भी है उसका वेग। ठीक, तो कोई भी दूसरी यहाँ आपके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए जब लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अपरिवर्तित रहेगा। अगला है आपका, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर आवर्तकाल क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया आवर्तकाल टी बराबर होता है आपका 2 पाई। टी मतलब आवर्तकाल बराबर L/V। एल है आपके रस्सी की लंबाई, मतलब धागे की लंबाई। तो यहाँ देखिए, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर तो एल आपका बढ़ गया, लंबाई आपका बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक, गर्मी जब किसी भी गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, आपका लोलक की लंबाई बढ़ा तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे जो होती है आपकी, ध्वनि तरंगे निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो, ठीक, हवा ना हो, ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। आपने पढ़ा होगा ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती, उसके लिए माध्यम की होना आवश्यक है, मतलब वायु का होना आवश्यक है। अगला है आपका, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति वह नहीं वह होगा यहाँ, आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य होती है। मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कौन अधिक होता है, कौन कम होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति आपकी अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य कम होता है। क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है, तथा तरंग दैर्ध्य कम होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो ये थे आज के हमारे 40 प्रश्न आपके भौतिक विज्ञान के। तो प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इनमें से कितने का आंसर आप जानते थे
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।